औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर शाहिद नदीम। आज के इस लेक्चर में हम अपनी बुक का आगाज़ करेंगे। हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो आके आपका है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम जो है ना वो साइंस के बारे में, नेचुरल फ़िलासफ़ी के बारे में और फिज़िक्स की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिज़िक्स की ब्रांचेस जैसे कि आपकी स्क्रीन पर हैं: मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, एटॉमिक फिज़िक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, जियोफिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स एंड प्लाज्मा फिज़िक्स। इन सब को डिस्कस किया जाएगा आज के इस लेक्चर में। और वीडियो को देखते रहिएगा, गौर से सुनिएगा। इंशाल्लाह आपको ये ब्रांचेस आपके फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगी। आपको इस लेक्चर का फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, आगे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। जो हमारा ये चैप्टर है इसमें लेंथ की मेजरमेंट के बारे में डिस्कस किया जाएगा और मैथ की मेजरमेंट किन डिवाइसेस के ज़रिए से होती है। इसी तरह टाइम, वॉल्यूम वगैरह की मेजरमेंट जो है वो किन डिवाइसेस के ज़रिए से होती है। इन चीज़ों को जो है ना वो डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में। शुरू करते हैं बेटा साइंस से। साइंस क्या है? ठीक है, साइंस जो है ना ये इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले, ठीक है जी, हम डिस्कस करेंगे कि साइंस किस लैंग्वेज का जो है ना वो वर्ड है। तो ये लैटिन वर्ड है। साइंस जो है ये लैटिन वर्ड से निकला है। और लैटिन का मतलब क्या? लैटिन को उर्दू में क्या कहते हैं? लातीनी। यानी लातीनी जुबान का वर्ड है साइंटिया। और इस साइंटिया का मतलब है नॉलेज। यानी साइंस जो है ये इसका मतलब हो गया नॉलेज। लेकिन कौन सा नॉलेज? क्या हर नॉलेज को हम साइंस कहते हैं? ठीक है, नहीं। जैसे कि फ़र्ज़ करो एक बच्चे को पता नहीं है कि ये पंखा क्या होता है, आप उसको बता देते हैं इट इज़ अ फैन। आपने उसको नॉलेज ही दी है, आपने बताया, उसके नॉलेज में इजाफा किया। उसे मालूम नहीं था लेकिन आपने बता दिया कि इट इज़ अ फैन। तो इसका मतलब आपने तो उसको नॉलेज दिया है, लेकिन ये नॉलेज साइंस नहीं कहलाएगा। फिर साइंस कौन सा नॉलेज होता है? साइंस वो नॉलेज होता है द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस। यानी ये वो नॉलेज है जो हमें मुशाहिदात से और तजर्बात से हासिल होता है। ऑब्जर्वेशन वर्ड किससे निकला है? ऑब्जर्व से। ऑब्जर्व का मतलब मुशाहिदा करना। और एक्सपेरिमेंटेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन वर्ड जो है ना ये एक्सपेरिमेंट से निकला है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट यानी तजर्बा। ठीक है, यानी मुशाहिदा और तजर्बा, यानी ऑब्जर्व करके और एक्सपेरिमेंट करके जो नॉलेज हासिल होता है उस नॉलेज को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन से मुराद होता है ऑब्जर्व करना, देखना, परखना, किसी चीज़ पे गौर व फिक्र करना। ठीक है, जैसे कि हमारे सामने जो है ना वो एक दीवार में कोई शख्स जो है ना वो कील लगा रहा है और हम उसको देख रहे हैं कि वो कैसे लगा रहा है। इसका मतलब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, वो कील पकड़ता है, हैमर पकड़ता है, ठीक है, और कील को दीवार में रख के उसको हिट करता है। यानी ये हमने ऑब्जर्व किया कि उसने किस तरीके से जो है ना वो कील को दीवार में लगाया है। ठीक है, उसके बाद अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। और एक्सपेरिमेंट क्या होगा? एक्सपेरिमेंट ये होगा कि हम खुद एक कील लेंगे, एक हैमर लेंगे और फिर उसे दीवार पे रखेंगे और जिस तरह से उसको देखा था उस तरह से हम उसको जो है ना वो स्केल पे हिट करेंगे और उसको दीवार में लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये एक जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन किसको कहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल होने वाला जो नॉलेज होता है ना उस नॉलेज को जो है ना वो क्या बोला जाता है? साइंस बोला जाता है। ठीक है, तो कोई आम नॉलेज नहीं है। ठीक है जी, फिर अब हम डिस्कस करेंगे नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी समझ लो कि साइंस का पुराना नाम है। समझ आ रही बात की? ठीक है जी, कब तक? तकरीबन नॉट अंटिल 18th सेंचुरी। ठीक है, नॉट अंटिल 18th सेंचुरी, 18वीं सदी से पहले तक हम
साइंस को साइंस नहीं बल्कि नेचुरल फिलॉसफी कहते हैं, यानी कुदरत का फलसफा। ठीक है, उस वक्त इसका नाम साइंस नहीं था। साइंस इसका नाम 18वीं सदी के बाद पड़ा है। ठीक है, 18वीं सदी से आगे इसको जो है ना वो साइंस कहा जाने लगा है। पहले इसका जो नाम था वो क्या था, नेचुरल फिलॉसफी। और इसकी डेफिनेशन क्या है, वो कह रहा है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वर स्टडीड अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। ठीक है, वेरियस का मतलब क्या होता है, वेरियस का मतलब होता है मुख्तलिफ। ठीक है जी, डिफरेंट, मुख्तलिफ हो गया। और एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू। और ये मटीरियल ऑब्जेक्ट्स किन्हें कहा जाता है, ठीक है, मटीरियल ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है उन ऑब्जेक्ट्स को जो मैटर के बने होते हैं। समझ आ रही बात की, ये मटीरियल ऑब्जेक्ट्स किन्हें कहा जाता है, मटीरियल वर्ड निकला है मैटर से, यानी वो तमाम ऑब्जेक्ट जो मैटर के बने हुए हैं। और मैटर किसे कहते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मैस और वेट। कोई भी चीज जो कोई जगह घेरे, ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मैस और वेट, और उसका कोई मैस भी हो कोई वेट भी हो, हम उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो मैटर से मटेरियल ऑब्जेक्ट है। इस डेफिनेशन के मुताबिक हर चीज ही मैटर है। ठीक है, जैसे कि एक छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज, क्योंकि हर चीज जगह घेरती है। जैसे ये पेन है, ठीक है, इस पेन को मैं अपने हाथ पे रखता हूं तो इसने जगह कवर की है। इसका मतलब है कि जगह भी कवर किया और इसका कोई ना कोई वेट भी है। बेशक कम है, मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा, लेकिन वेट है, इसका मैस है। इसका मतलब इसका मैस भी है, ठीक है, और इसने जगह भी कवर की है। मेरे हाथ पे जगह कवर की हुई आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो ये क्या है कि ये एक मैटर है। इवन एक स्विंग नीडल जो होती है ना, कपड़े सीने वाली सुई, उसको भी किसी जगह पे रख देंगे ना तो वो भी जगह घेरेगी, बेशक कम घेरेगी, ये ठीक है। और उसका भी जो है ना वो कोई ना कोई तो वेट होगा, बेशक बहुत कम है लेकिन है तो है ना, लिहाजा वो भी क्या है, मैटर है। ठीक है, तो जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट है ना, मटेरियल ऑब्जेक्ट दो ही तरह के होते हैं, या लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, लिविंग में जैसे कि हम लोग आ जाते हैं, ह्यूमन बॉडी है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये लिविंग है। ठीक है जी। और नॉन लिविंग जो है ना वो जैसे दूसरी चीज़ें, कार्स हैं, बसेस हैं, ट्रेन है, प्लेन है, सैटेलाइट हैं, ये चीज़ें जो है ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है जी। तो इसमें जो है ना जितने भी मटीरियल ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है, उनके मुख्तलिफ पहलुओं को एक ही सब्जेक्ट में, एक सिंगल सब्जेक्ट में डिस्कस किया जाता रहा, स्टडी किया जाता रहा, और उस सब्जेक्ट को क्या बोला जाता था, नेचुरल फिलॉसफी। ठीक है, उसको नेचुरल फिलॉसफी। जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, लिविंग थे, नॉन लिविंग थे, सबका नॉलेज, सबके मुख्तलिफ पहलुओं का नॉलेज एक ही सब्जेक्ट में डिस्कस किया जाता था, उसको क्या बोलते थे, नेचुरल फिलॉसफी। फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इंसान की नीड्स ज़्यादा हुई, ज़रूरियात बढ़ी, तो फिर जारी बात है नॉलेज ज़्यादा हो गया, इन्वेंशन ज़्यादा हुई, डिस्कवरीज ज़्यादा हुई। फिर इस नॉलेज को एक सब्जेक्ट में समेटना, कवर करना मुश्किल हो गया, लिहाजा इसकी दो स्ट्रीम्स बना दी गई। ठीक है, तो नेचुरल फिलॉसफी की मेन दो स्ट्रीम्स हैं। समझ आ रही बात की, स्ट्रीम्स का मतलब क्या हो गया, स्ट्रीम्स का मतलब पार्ट्स भी हो सकता है कि पार्ट्स है, या फिर इसका मतलब ब्रांचेस भी हो सकता है कि नेचुरल फिलॉसफी की दो ब्रांचेस हैं। ठीक है, और वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, वो ब्रांचेस आपके सामने लिखी हुई हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, एक तो ये है फिजिकल साइंसेस है और एक बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस क्या है, ये वो ब्रांच है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस करती है। इस ब्रांच में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि कार कैसे बनाएगी, इसके बनाने के असूल क्या हैं, प्रिंसिपल क्या हैं, ठीक है, और इसके फ़ायदे क्या हैं, बस क्या होती है, प्लेन क्या है, ठीक है जी, ट्रेन क्या है, सैटेलाइट क्या है। नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस किया जाता है किसमें, फिजिकल साइंसेस में। और उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस। तो आप इस बारे में बखूबी जानते हैं, आपने बायो में ये बात पढ़ी होगी, ठीक है, कि ये जो बायो वर्ड होता है ना, बायो, ठीक है जी, बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, जिंदगी,
समझ आ रही बात की। और जिंदगी जिंदा चीजों की होती है, लाइफ जिंदा चीजों की होती है, ठीक है। और लॉजिकल वर्ड लोगस से निकला है। लोगस का मतलब बहस व मुबाहसा होता है, बहस करना, बातचीत करना। तो बायोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया, जिंदा चीजों पर बहस करना। तो बायोलॉजिकल साइंसेस क्या हुआ, ये वो ब्रांच है इसकी जो कि कंसर्न करती है, यानी जिसका ताल्लुक है किसके साथ, लिविंग थिंग्स के बारे में, ठीक है। इसमें हम लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं। लिविंग थिंग्स लाइक एज ह्यूमन बींग्स, इंसान, प्लांट्स, पौधे, एनिमल्स यानी जानवर वगैरह, इन सबको जो है ना वो बायोलॉजिकल साइंसेस में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि फिजिक्स क्या है और उसकी ब्रांचेस को हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से बेटा, आपको इंशाल्लाह मैंने पहले भी कहा फायदा होगा, ठीक है। आपको फिंगर टिप्स भी ब्रांचेस याद हो जाएंगी। तो ये पहले तो हम फिजिक्स को डिफाइन करते हैं। फिजिक्स है क्या, साइंस है, साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है। तो फिजिक्स जो है ना साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं मैटर, एनर्जी और इनका इंटरेक्शन, ठीक है। यानी इसमें हम जो भी चीज पढ़ेंगे ना उसका ताल्लुक या तो मैटर के साथ होगा या फिर एनर्जी के साथ होगा या इन दोनों का इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन का मतलब होता है बाहमी ताल्लुक, ठीक है। बाहमी ताल्लुक यानी इनका आपस में क्या ताल्लुक है, किनका, मैटर और एनर्जी का। तो मैटर क्या, मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी चीज जो जगह घेरेगी, वजन रखेगी, वो मैटर है, ठीक है। चाहे वो छोटी से छोटी चीज कपड़े सीने वाली सुई हो या कोई बड़ी से बड़ी चीज कोई हैवी मशीन हो, समझ आ रही है, वो भी मैटर है, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी वर्क करने की एबिलिटी को कहा जाता है कि कोई बॉडी कितना वर्क कर सकती है, कम वर्क कर सकती है या ज्यादा वर्क कर सकती है। अगर किसी बॉडी में वर्क करने की एबिलिटी कम है तो इसका मतलब एनर्जी कम है उसकी, अगर उसमें वर्क करने की एबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें एनर्जी ज्यादा है। समझ आ रही बात की, ठीक है। और मैटर और एनर्जी का रिलेशन क्या है, ठीक है जी। इनके रिलेशन को आइंस्टाइन ने जो है ना वो डिस्क्राइब किया था, ठीक है। ये जो मैटर और एनर्जी है ना, इनका जो इंटरेक्शन है या रिलेशन है, इस रिलेशन को किसने डिस्कवर किया था, आइंस्टाइन ने। और ये उसने इक्वेशन पेश की थी, E इज इक्वल टू mc²। और इसमें E से मुराद जो है ना वो क्या है, एनर्जी है, ठीक है। और m जो है ना ये बॉडी का मैस है, ठीक है। और c जो है ना ये कांस्टेंट के तौर पर यूज हुआ है, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। ये लाइट की स्पीड होती है। तो E इज इक्वल टू mc² का मतलब है कि ये वो एनर्जी है, एनर्जी को मैस में कन्वर्ट किया जा सकता है और मैस को जो है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। एनर्जी को मैस में और मैस को एनर्जी में, ये एक दूसरे की फॉर्म है, एक दूसरे की शक्ल है। यानी आइंस्टाइन के मुताबिक अगर हम बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी ले लेना तो फिर जाके थोड़ा सा मैस बनता है, या अगर हम बहुत ज्यादा मैस बल्कि थोड़े से मैस को यूज करें ना तो एनर्जी की एक बहुत बड़ी मिकदार हासिल होती है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वुड है, अगर हम वुड को बर्न करना शुरू करते हैं, लकड़ी को जलाना शुरू करते हैं, ठीक है, तो लकड़ी मैटर है ना, तो मैटर वो राख एशिस में तब्दील होना शुरू हो जाती है, यानी वो राख बन रही है। तो क्या वो खत्म होती जा रही, नहीं, वो मैटर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, बल्कि वो मैटर हमें एनर्जी दे रहा। वो मैटर, वो लकड़ी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लकड़ी को जलाने से कौन सी एनर्जी मिलती है, लकड़ी को जलाने से एक तो हमें लाइट भी मिलती है और हीट भी मिलती है, और ये दोनों एनर्जीज हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि मैटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस फिजिक्स में जो है ना वो हम मैटर को डिस्कस करेंगे, जो भी पढ़ेंगे, चाहे लिविंग थिंग पढ़ रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग पढ़ रहे हैं, वो क्या है, मैटर है। और हर मैटर में फिर एनर्जी होती है, तो मैटर पढ़ रहे हैं तो एनर्जी भी पढ़ रहे हैं, या वैसे भी हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे। यानी अगर फर्ज करें हम डिस्कस कर रहे हैं लाइट के बारे में, तो इसका मतलब हम एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं साउंड के बारे में, तो साउंड भी एनर्जी है, इसका मतलब हम एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मैटर और एनर्जी को डिस्कस करेंगे और साथ में इनका आपस में रिलेशन क्या है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम जो है ना ये बात आपको मैं बताता चलूं कि फिजिक्स के जो लॉज और प्रिंसिपल्स है ना,
कवानीन और रसूल जो हैं, ये हमें कुदरत में होने वाले जितने भी मज़ाहर हैं या जितने भी फिनोमिनाज हैं या जितने भी प्रोसेस हैं, उन प्रोसेसेस को समझने में जो है ना वो काफ़ी हमें मदद देते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं ब्रांचेस को, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो पहली ब्रांच जो है ना वो मैकेनिक्स है। ठीक है, मैकेनिक्स। बेटा अगर हम ब्रांचेस को इनके नाम के मतलब से समझने की कोशिश करेंगे तो हमें फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैकेनिक्स का मतलब जो है ना ये क्या होता है, मोशन। समझ आ रही बात की, मैकेनिक्स मोशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा इस ब्रांच के नाम से जाहिर है कि ये ब्रांच ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में है, मोशन की कॉज के बारे में है और मोशन के इफेक्ट्स के बारे में। यानी इस ब्रांच में जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, इसकी मोशन, क्योंकि हम डेली लाइफ में देखते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं। ठीक है, कोई स्ट्रेट मूव कर रहा है, कोई सर्कल में मूव कर रहा है, कोई रोटेट कर रहा है, कोई वाइब्रेट कर रहा है। समझ आ रही बात की, जैसे कि ये साइड में आप ये वाली पिक देख सकते हैं, इस पिक में जो है ना ये इसको रोटेट करवाया जा रहा है, ये रोटेटरी मोशन में। समझ आ रही बात की, ठीक है। और ये जो फिजिक्स के जो वर्ड आपको स्पेलिंग मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, ये वाइब्रेट कर रहे हैं सीसा की तरह। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये वाइब्रेट कर रहे हैं, ये फिजिक्स लिखा हुआ ना, तो ये अप एंड डाउन क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मोशन में है, तो हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस करते हैं कि किस किस्म की मोशन में है। ठीक है, और फिर मोशन के जो कॉज होते हैं कि मोशन क्यों पैदा हुई है, वो ऑब्जेक्ट क्यों मूव करता है, और मोशन की मेन कॉज जो होती है ना वो फोर्स होती है। हर ऑब्जेक्ट फोर्स की वजह से मूव करता है, फोर्स लगाएंगे तो वो मूव करेगा। तो कॉज के बारे में डिस्कस करते हैं, और फिर मोशन के जो इफेक्ट्स हैं, ठीक है, यानी असरात, मोशन के असरात क्या हैं, इफेक्ट्स क्या हैं, समझ आ रही है, इन चीज को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, किस में, मैकेनिक्स में। ठीक है, मोशन क्या है, यानी ऑब्जेक्ट्स की मोशन, ऑब्जेक्ट्स कौन सी मोशन में, मोशन के कॉज क्या है, वजह पैदा क्यों हुई है, और मोशन के इफेक्ट्स क्या हैं, असरात क्या हैं। समझ आ रही है, असरात से मुराद उसकी आगे जो उससे रिलेटेड टर्म्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि वो अपना उसकी स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अगली ब्रांच को, और अगली ब्रांच है हीट। ठीक है, तो मैं आपको बेटा बताता चलूं कि हीट जो है ना ये एनर्जी की फॉर्म है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब हीट एनर्जी है। अगर ये एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी की शक्ल है, तो एनर्जी की किस्म भी तो एनर्जी हुई ना, हीट एनर्जी है। अगर हम हीट को डिस्कस कर रहे हैं तो हाँ, इसका मतलब है हम एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसी एनर्जी है जो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती है, जैसे कि ये नीचे पिक में आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये इस बॉडी का इस साइड का टेम्परेचर हाई है, ठीक है, ये देखें, और इस साइड का टेम्परेचर लो है, तो हीट जो है वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। समझ आ रही है, यानी हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ, गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ, या हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। ठीक है, तो हीट, बहरहाल हम यहाँ पे ब्रांच को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये वो ब्रांच है जिसमें डील किया जाएगा, या ये डील करती है नेचर ऑफ हीट, कि हीट की नेचर क्या है, हीट की माहियत क्या है, हीट का वजूद क्या है, और वो वजूद, वो नेचर मैंने बता दिया है क्या, कि इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी है, यही इसकी नेचर है। समझ आ रही बात की। फिर हम डिस्कस करेंगे कि मूड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कि हीट को ट्रांसफर करने के तरीके क्या हैं, हीट किन तरीकों से ट्रांसफर होती है। ठीक है, मूड्स ऑफ ट्रांसफर, हीट को ट्रांसफर करने के, हीट ट्रांसफर होती है ना, मैंने बताया हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है, तो हीट को ट्रांसफर करने के तीन तरीके हैं, एक कंडक्शन है, एक कन्वेक्शन है, और एक रेडिएशन है। ठीक है, इन तरीकों को हम डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है, और फिर इफेक्ट्स ऑफ हीट, हीट के असरात क्या हैं, समझ आ रही बात की। ठीक है, कि हीट जो है ना वो उसके इफेक्ट्स क्या हैं, असरात क्या हैं। ठीक है, मतलब कि कोई बॉडी
जब उसको हीट दी गई है तो हीट देने से उसके मॉलिक्यूल्स की मोशन पे क्या फ़र्क पड़ा है, उसके टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ा है, समझ आ रही है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है, ये इफेक्ट्स हैं। इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है किसमें, हीट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरी ब्रांच की। तो तीसरी ब्रांच है साउंड, और जो साउंड है, ठीक है, ये भी एनर्जी की फॉर्म है। साउंड इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक हो गया। साउंड जो है ना, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है साउंड भी एनर्जी है, लेकिन ये वो एनर्जी है जो पैदा होती है बॉडीज के वाइब्रेट करने से, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी जब कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तब साउंड पैदा होगी, वरना साउंड पैदा नहीं होती, ठीक है। जैसे बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं हमें, ठीक है जी। ड्रम जो होता है, ढोल, उसका वो जो साइड पे डायाफ्राम लगा होता है, जब हम उसको यूं ऐसे हिट करते हैं तो हिट करने से आवाज आती है ना, साउंड आती है, क्यों, क्योंकि वो डायाफ्राम क्या करता है, वाइब्रेट करता है। गिटार जो होता है, सितार, उसकी जो वो वायर्स लगी होती हैं, स्ट्रिंग्स, अगर हम उन स्ट्रिंग्स को प्लग करके यूं छोड़ें तो वो आवाज आती है गिटार से। वो गिटार से आवाज क्यों आ रही है, क्योंकि उसकी जो वायर्स हैं, वो स्ट्रिंग्स हैं, वो क्या करना शुरू हो गई, वाइब्रेट करना शुरू कर दी। अब हम बोलते हैं ना, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स जब वाइब्रेट करते हैं तो साउंड पैदा होती है। यानी साउंड एनर्जी है, लेकिन ये वो एनर्जी है जो तब पैदा होगी जब बॉडीज जो है वो क्या करेंगी, वाइब्रेट करेंगी। समझ आ रही बात की। तो साउंड का ट्रैवल करना एनर्जी का ट्रैवल करना है, और साउंड वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, ठीक है। साउंड ट्रैवल इन फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है जी। ये वेव्स की फॉर्म में पैदा होती है, और वेव्स की फॉर्म में जो है ना, वो क्या करती है, ट्रैवल करती है, ठीक हो गया, क्लियर है जनाब। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन को, ठीक है जी। तो वो कह रहा है कि साउंड किससे डील करती है, डील करती है फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड, साउंड के फिजिकल एस्पेक्ट्स। फिजिकल एस्पेक्ट्स मीन तबाही पहलू, ठीक है जी। अब साउंड के फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। साउंड के फिजिकल एस्पेक्ट्स जो है, अगर हम इसकी बात करें कि साउंड के फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या है, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। यानी इसमें जो प्रॉपर्टीज आ जाती है ना, जैसे साउंड की रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, ठीक है जी, एंड डिफ्रैक्शन, ठीक है, ये इसके जो है ना वो फिजिकल एस्पेक्ट्स है, ठीक है। उसके अलावा देयर प्रोडक्शन, कि ये साउंड वेव्स पैदा कैसे होती हैं, प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, प्रॉपर्टीज जो है ना, उनमें जो है वो आ जाती है लाउडनेस, कि साउंड कितनी ऊंची है, पिच, साउंड भारी है या बारीक है, ठीक है, क्वालिटी, कि साउंड किस किस्म की है, ठीक है, ये इंटेंसिटी, कि साउंड की शिद्दत क्या है, ठीक है, ये जो है ना, ये क्या है, प्रॉपर्टीज। और एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस कहते हैं इस्तेमाल को, कि साउंड वेव्स को कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि साउंड वेव्स अल्ट्रासाउंड में इस्तेमाल होती हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना, डॉक्टर को पता ना चल रहा, वो कहता है अपनी किडनी की अल्ट्रासाउंड करवाओ, समझ आ रही है, या अपनी स्टमक की अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स होती हैं जो ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को देखने में मदद देती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे लाइट, अगली ब्रांच। लाइट का दूसरा नाम ऑप्टिक्स है, इसको ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है। और लाइट जो है ना, ये भी एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है, इट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है लाइट के बारे में डिस्कस करना, क्या मतलब है कि एनर्जी के बारे में डिस्कस करना, ठीक है। इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। फिजिकल एस्पेक्ट्स वही आ जाता है कि लाइट है क्या, लाइट का वजूद क्या है, ठीक है, लाइट रिफ्रैक्ट कैसे होती है, लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होती है, समझ आ रही बात की, ठीक है जी। तो मैं आपको बताता चलूं कि लाइट जो है ना,
फिजिकली, ठीक है जी, ये डुअल नेचर रखती है, ठीक है। लाइट जो है ये कौन सी नेचर रखती है? डुअल नेचर, यानी डबल नेचर है लाइट की, ठीक है। वो कैसे? जैसे कि फर्ज करो ये सन है ना, सूरज है, सूरज से जो रोशनी आती है ना, वो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि वो यूं ऐसे रेज की फॉर्म में आती है, ठीक है, और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि वो यूं छोटे छोटे पैकेट्स बनाती हुई आती हैं। इन पैकेट्स को फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है। ये पैकेट्स हैं और इन पैकेट्स को क्या बोलते हैं? फोटॉन्स, ठीक है। और ये दोनों थ्योरीज ठीक हैं और प्रैक्टिकली प्रूव्ड हैं। इसका मतलब ये है कि लाइट की डबल नेचर है, लाइट रेज की फॉर्म में भी आती है और पैकेट्स की फॉर्म में भी आती है, ठीक है। तो फिजिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है जी। और प्रॉपर्टीज अभी जैसे कि मैंने बताई है कि लाइट की रिफ्लेक्शन, कि लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होती है, लाइट की रिफ्रैक्शन, कि लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट कैसे होती है, जैसे ये पिक में दिखाया गया, ठीक है। ये लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, ये लाइट रे प्रिज्म में आ रही है, ठीक है। और अब एक तो अपना पाथ चेंज कर रही है ट्रैवल करने का, सीधी नहीं जा रही, यूं सीधी जानी चाहिए थी लेकिन सीधी नहीं गई है बल्कि अपने पाथ को चेंज कर लिया। और दूसरा अपने कलर्स में डिवाइड हो रही है। ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज है, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, क्लियर हो गया। ये क्या है? इसकी लाइट की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। और फिर हम डिस्कस करते हैं वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स किन्हें कहा जाता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स जो मिरर्स और लेंसेज के बने होते हैं, ठीक है। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मिरर्स और लेंस के बने होते हैं, जैसे कि कैमराज हैं, आई ग्लासेस हैं, हम जो आई ग्लासेस यूज करते हैं, फिर कैमराज, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर, फोटोग्राफ एनलार्जर, यानी हर वो डिवाइस जिसमें मिरर या लेंस यूज होगा वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के यूज और वर्किंग, इन चीजों को भी डिस्कस किया जाता है लाइट में, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे अगली ब्रांच को, वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो है ना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली, और ये चार्जेस से निकला है, यानी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की वजह से पैदा होती है, ठीक है। बल्कि यूं कह लें मूवमेंट ऑफ चार्जेस, ये चार्जेस की मूवमेंट, जब चार्ज मूव करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जब मूव करते हैं ना किसी बॉडी के अंदर, तो इलेक्ट्रिसिटी करंट गुजरता है। समझ आ रही बात की, ठीक है। और ये जो वर्ड है ना मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म वर्ड मैग्नेट से निकला है, ठीक है, मैग्नेट। और हर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक मैग्नेट को जब दूसरे मैग्नेट के करीब किया जाता है ना, एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के करीब किया जाता है, तो वो कुछ दूर से ही उसको या तो अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है या रिपेल करना शुरू कर देता है। तो जितने डिस्टेंस से वो अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है ना, वो डिस्टेंस, वो एरिया उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो चूंकि ये ब्रांच चार्जेस के बारे में है, लिहाजा हम इस ब्रांच में चार्जेस को ही डिस्कस करते हैं, चार्जेस को रेस्ट की हालत में और चार्जेस को मोशन की हालत में, ठीक है। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यानी जब चार्जेस रेस्ट की हालत में हो तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, एंड इन मोशन, और जब चार्ज मूव कर रहे हो तो तब उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पैदा ही चार्ज की वजह से होती है, ठीक है। चार्जेस के इफेक्ट्स क्या हैं, यानी अगर किसी बॉडी में से, किसी वायर में से, किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो उस इलेक्ट्रिसिटी के क्या इफेक्ट्स हैं, क्या असरात हैं, यानी वो हीट प्रोड्यूस कर रही है, समझ आ रही बात की, वो मैकेनिकल एनर्जी दे रही है। ये क्या है? हीट प्रोड्यूस करना, मैकेनिकल एनर्जी देना, लाइट एनर्जी देना, ये उसके इफेक्ट्स हैं, असरात हैं। एंड रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म के साथ इसका क्या ताल्लुक है? देखिए इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। 10th में पूरा एक चैप्टर है इनके रिलेशन के बारे में, आप 10th में पढ़ेंगे इस चीज को, लेकिन मैं यहाँ ये बताता चलूं कि जब भी किसी बॉडी या कंडक्टर में से करंट गुजरता है ना, तो उस बॉडी या कंडक्टर में वही
प्रॉपर्टीज पैदा हो जाती हैं जो एक मैग्नेट के अंदर होती हैं, यानी वो भी दूसरी बॉडीज को अपनी तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है। समझ आ रही बात की? और ये ताल्लुक सबसे पहले डिस्कवर किया था एम्पेयर ने कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में गहरा ताल्लुक है। ठीक है, जैसे कि ये इस पिक में दिखाया हुआ है, ये एक कंडक्टर है और ये मैग्नेट्स पड़े हुए हैं। मैग्नेट्स के दरमियान ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है और हमने इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इसमें से करंट गुजर रहा है और करंट के गुजरने की वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लग रही है और ये कंडक्टर जो है ना वो अंदर की तरफ और बाहर की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। समझ आ रही बात की? ठीक है, ये एक वायर दिखाई हुई है, इसमें ये ऊपर की तरफ एरो दिखाया, करंट फ्लो कर रहा है और ये जो सर्कल बना हुआ है ना ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। समझ आ रही बात की? इसी तरह ये भी एक वायर है, ये एक वायर है जिसे वाउंड किया हुआ है, लपेटा हुआ है। ठीक है, और इसमें से करंट गुजारा जा रहा है और करंट के गुजरने की वजह से ये देखें, ये इर्द गिर्द जो लाइंस आपको नजर आ रही है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। यानी बॉडी में करंट गुजरने की वजह से क्या पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं एटॉमिक फिजिक्स की। ठीक है, एटॉमिक वर्ड जो है ना ये निकला है एटम से। ठीक है, और एटम जो है ना ये वर्ड निकला है ओटोमोस से, और ओटोमोस का मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी जिसको डिवाइड ना किया जा सकता हो। इनडिविजिबल यानी नाकाबिले तकसीम। ठीक है, जिसको तकसीम नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको हम क्या कहते हैं, इनडिविजिबल। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो एटॉमिक फिजिक्स में हम नाम से जाहिर है एटम के बारे में पढ़ेंगे, और एटम मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आता, और ये इतना छोटा होता है कि इसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो इसमें हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, और ये स्ट्रक्चर यहाँ आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि ये जो अंदर है, ये एटम के अंदर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और ये जो आपके सर्कुलर पाथ बने हुए हैं, ठीक है, इन सर्कुलर पाथ्स को जो है ना वो क्या बोला जाता है, शेल्स, या फिर इन्हें बोला जाता है ऑर्बिट्स। ठीक हो गया। और ये जो येलो कलर के पार्टिकल्स इसमें मूव कर रहे हैं ना बड़ी तेजी के साथ, ये भी पार्टिकल्स हैं, चार्जेस हैं, और इन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया जाता है और एटम्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, इन चीजों को डिस्कस किया जाता है एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। ठीक है जी, प्लाज्मा क्या है? ठीक है, प्लाज्मा जो होता है ना, ये याद रखिएगा, ये मैटर की फोर्थ स्टेट है और इसे कहते हैं आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, ये मैटर की आयोनिक स्टेट है। आयोनिक मीन ये आयंस पर मुश्तमिल होती है। इसमें आयंस होते हैं, पॉजिटिव भी, ठीक है, और नेगेटिव भी। ठीक है जी, इसमें आयंस होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, आयंस चार्जेस को कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं इसमें, लेकिन ये होती गैस ही है। इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम मैटर की क्या बोलते हैं, फोर्थ स्टेट। बल्कि ये बताया हुआ है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक हो गया, ये मैटर की फोर्थ स्टेट है, चौथी स्टेट है, क्योंकि 3 स्टेट्स है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन ये चौथी स्टेट है। होती गैस ही है, लेकिन बनती कैसी है? अगर हम एक बंद कंटेनर में ना, सिलेंडर वगैरह में गैस ले लें और फिर उसको टेम्परेचर दें, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दें, यानी उसको गर्म करें, और ज़्यादा गर्म करने से क्या होगा कि गैस के मॉलिक्यूल वो हाई वेलोसिटीज़ के साथ तेज़ी से रैंडमली मूव करेंगे,
ठीक है, और रैंडमली यूं ऐसे आगे पीछे मूव करते हुए वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, और सिर्फ आपस में कोलाइड नहीं करेंगे बल्कि जिस कंटेनर में, जिस सिलेंडर में हमने उस गैस को लिया है उसकी वॉल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे। जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उनकी मूवमेंट उतनी तेज होती जाएगी और टकराते हुए एक दूसरे को टीयर ऑफ कर देंगे, तोड़ देंगे, और जब तोड़ेंगे तो उनके अंदर से नेगेटिव आयंस यानी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने का मतलब वो नेगेटिव आयंस हैं, और जिनमें से निकले हैं वो पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। रहेगी गैस, लेकिन ऐसी गैस होगी जिसमें आयंस होंगे पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है, और ये ऐसी गैस होगी जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा और ये ग्लो कर रही होगी यानी चमक पैदा करेगी। इस गैस को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा, यानी आयोनिक गैस को प्लाज्मा कहते हैं। हाई टेम्परेचर वाली आयोनिक गैस को क्या बोला जाता है? प्लाज्मा बोला जाता है। तो प्लाज्मा फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं किसको? प्रोडक्शन, किसको ये पैदा कैसे होता है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, समझ आ रही बात की? ठीक है, प्लाज्मा के पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज क्या है कि इसमें आयंस होते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है कि इनका टेम्परेचर ज्यादा होता है। क्या प्रॉपर्टीज हैं कि ये ग्लो करती है, समझ आ रही बात की? ठीक है, ये चमक पैदा करती है। क्लियर है? प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाता है। फिर इसके बाद हम जो है ना वो इसकी यानी इसको आयोनिक स्टेट भी कहते हैं और इसको मैटर की फोर्थ स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, ये है प्लाज्मा फिजिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, प्लाज्मा में बताता चलूं, आपके बल्ब जो जलते हैं ना इनमें भी प्लाज्मा होता है। आपका जो सन है ना ये भी प्लाज्मा है। स्टार्स जो है ना वो भी चमकते हैं, वो भी प्लाज्मा है। गैलेक्सीज प्लाज्मा है। आपकी यूनिवर्स का ना ज्यादातर हिस्सा प्लाज्मा है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम इसकी जियोफिजिक्स को। ठीक है, जियोफिजिक्स क्या है? ठीक है बेटा, तो जियो जो होता है ना, जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, तो जियोफिजिक्स नाम से ही जाहिर है कि ये अर्थ के बारे में है, अर्थ के बारे में। ठीक है, अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर मीन अंदरूनी साख्त के जमीन के अंदर क्या क्या है। समझ आ रही बात की? इसमें हम अर्थ की लेयर्स को भी डिस्कस करते हैं कि अर्थ की कितनी तहें हैं। वो क्रस्ट वगैरह जो शायद आपने कभी पढ़ी हो, अर्थ की एक लेयर क्रस्ट भी कहलाती है। समझ आ रही बात की? अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर और अर्थ के अंदर 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 क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। समझ आ रही बात की? ठीक है, जैसे कि इसमें डिस्कस किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है कोल, ठीक है, गैस, ऑयल, ये सारी चीजें कहां से निकलती हैं? ये सारी चीजें निकलती हैं अर्थ के अंदर से। तो हम इनकी एक्सप्लोरेशन करते हैं। ठीक है, इनको एक्सप्लेन करते हैं जियोफिजिक्स में। समझ आ रही बात की? और जियोफिजिक्स में कुछ जो फिनोमिनाज हैं जैसे कि जो है ना वो अर्थक्वेक, जलजले का आना, समझ आ रही बात की? ठीक है, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है जी, अर्थ की वाइब्रेशन, ठीक है, इन चीज़ों को भी डिस्कस किया जाता है किसमें? जियोफिजिक्स में। ठीक है, अब हम उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है जी, तो हमारी ये लास्ट ब्रांच है। ठीक है, इसके बाद आपका लेक्चर ओवर हो जाएगा। तो वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये न्यूक्लियर वर्ड जो है ना ये न्यूक्लियस से निकला है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से हो गया न्यूक्लियर फिजिक्स। अब नाम से जाहिर है ये न्यूक्लियस के बारे में। अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस है सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, जैसे कि मैंने आपको एटॉमिक फिजिक्स में बताया ना। ठीक है, अगर हम पीछे वाली स्लाइड पे चलें तो ये देखें, ये आपको पिक में नजर आ रहा है, ये मैंने लिखा भी है कि ये वाला अंदर वाला बिल्कुल सेंटर में जो हिस्सा होता है ये न्यूक्लियस कहलाता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो वापस हम अपनी स्लाइड पे आते हैं। तो न्यूक्लियस जो है ये एटम का सेंट्रल पार्ट होता है। तो इस ब्रांच में हम जो है ना वो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, उसके एटम के अंदर उसका बिहेवियर क्या है। समझ आ रही है? उसका बिहेवियर ये है कि वो पॉजिटिव चार्ज रखता है। ठीक है, और उसके अंदर जो है ना वो पॉजिटिव और जो है ना वो न्यूट्रल पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है जी, न्यूक्लियाई का बिहेवियर, न्यूक्लियाई न्यूक्लियस की जमा है कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं, यानी उनकी आयोनाइजेशन पावर क्या है, उनकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी यानी जो आयोनाइजिंग इफेक्ट या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको डिस्कस किया जाता है। ठीक है, और पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई,
और न्यूक्लियाई के अंदर कौन से पार्टिकल, ये न्यूक्लियस आपको पिक में दिखाया जा रहा है। तो न्यूक्लियाई के अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, यानी उसका बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका स्ट्रक्चर, यानी उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं और न्यूक्लियस है क्या, इन सबको न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी ब्रांचेस। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आई होंगी। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।